चलिए बात करते हैं इंड AS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। ये स्टैंडर्ड किस चीज के ऊपर है? ये स्टैंडर्ड बताएगा कि अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं तो आप किस तरीके से इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, उनमें जो नंबर्स हैं एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम के नंबर्स आप कैसे कंप्यूट करेंगे, प्लस कौन कौन से फाइनेंशियल्स आप उसके अंदर डिस्क्लोज करेंगे। हम लोग किस तरीके से करेंगे? हम पहले IFR का मीनिंग समझेंगे एंड देन हम इंड AS 34 के जो प्रोविजंस है, बैकग्राउंड है, थोड़ा उस पर बात करेंगे। हम IFR के फॉर्म और कंटेंट पे बात करेंगे। कौन कौन से पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एक IFR के अंदर मतलब इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में या यू कैन से इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में दिखाने होते हैं। आप किस तरीके से रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करते हो एसेट के ऊपर, लायबिलिटी के ऊपर, इनकम के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर। देन हम डिस्क्लोजर्स के ऊपर बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं IFR के मीनिंग के ऊपर और इंड AS 34 के प्रोविजंस से। चलिए पहले समझते हैं कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट होती क्या है, इंटरिम पीरियड क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपका साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल X1 से लेके 31/3 X2 तक, तो ये आपका कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है। कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आप अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे कहा जाता है जी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहली बात क्लियर। अगर कोई भी पीरियड जो आपके कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर से छोटा होता है उसे कहा जाता है जी इंटरिम पीरियड। जैसे आपने कहा आप 30 जून से 30 सितंबर की बात करते हैं बस, तो दिस पीरियड इज कॉल्ड इंटरिम पीरियड, दिस 3 मंथ इज कॉल्ड इंटरिम पीरियड। सेम वे में अगर आप बोलते हो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, दिस इज ऑल्सो इंटरिम पीरियड। सितंबर से लेके दिसंबर तक, दिस इज ऑल्सो इंटरिम पीरियड। तो एनी पीरियड विच इज लेस देन योर एंटायर ईयर, विच इज लेस देन द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, उसे कहा जाएगा जी इंटरिम पीरियड। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स आप इंटरिम पीरियड के लिए बनाते हो उसे कहा जाता है जी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अभी हमने सिर्फ दो चीजें समझी। एक, अगर आप पूरे साल के लिए फाइनेंशियल बना रहे हो तो उसे कहा जाएगा जी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर आप इंटरिम पीरियड के लिए बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसे कहा जाएगा जी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो इफ एन एंटिटी इज प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल फॉर द पीरियड फ्रॉम 30 जून टू 30 सितंबर, उसे आप बोलोगे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। इतनी बात क्लियर। अब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हो, तो वो दो तरीके की हो सकती है। एक जिसमें आप पूरी की पूरी डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो, एक जिसमें आप डिटेल नहीं समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। तो स्टैंडर्ड कहता है interim period is a financial reporting period which is shorter than your full financial year, and interim financial report means financial report जो आपने किसके लिए बनाई है, इंटरिम पीरियड के लिए बनाई है, जो दो तरीके की हो सकती है। एक जो बहुत डिटेल्ड है, जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, विच इज आइदर अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अ सेट ऑफ कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मींस एक तरीका तो है कि आप बिल्कुल डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, जैसे आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, उतनी ही डिटेल, उतने ही नोट्स के साथ, सारी डिस्क्रिप्शन उसी के अकॉर्डिंग। वेयरएज दूसरी चीज हो सकती है जब आप कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, मतलब जब आप इतनी डिटेल नहीं दे रहे, आप कुछ लिमिटेड डिटेल दे रहे हो। तो दो तरीके की इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट हो सकती है। वन इज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंड AS 1 में गिवन है, सेकेंड इज कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंड AS 34 में गिवन है। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फोर्थ इज कैश फ्लो, फिफ्थ इज नोट्स टू अकाउंट्स। करेक्ट। तो चाहे आप कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, चाहे आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट में यही चीजें आएंगी। तो अगर आप कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपके पास आएगा कंडेंस बैलेंस शीट, कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसके अलावा आपके नोट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन। वेराज जब आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो भी सेम ही चीज आएगी, कंप्लीट बैलेंस शीट, कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, डिटेल नोट्स जिसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी, एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन आएगा। कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मोर और लेस सिमिलर टू योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल उसी की तरह बनता है, क्योंकि इंड AS 1 बोलता है कि जब आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आप पूरी डिटेल बनाओगे, सारे नोट्स, सारे डिस्क्लोजर्स उसके अंदर दोगे। इतनी बात क्लियर। तो अभी तक हमने सिर्फ ये कंक्लूड किया है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपने किसी इंटरिम पीरियड के लिए बनाई है। इसमें दो तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक पूरा कंप्लीट सेट हो सकता है, दूसरा एक कंडेंस सेट हो सकता है, समराइज फॉर्मेट हो सकता है। इतनी बात क्लियर।
तो चलो अब एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, रियल लाइफ इंडस्ट्री से एग्जांपल देखते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं इन्फोसिस की बैलेंस शीट पर। लेट मी जस्ट प्रेजेंट इन्फोसिस बैलेंस शीट फॉर यू। देखिए ये है इन्फोसिस के कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द 3 months एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मतलब इन्होंने 3 महीने के अकाउंट्स बनाए हैं, तो मतलब 1 जनवरी 22 से लेके 31 मार्च 22 के इन्होंने अकाउंट बनाए हैं। पहली चीज सिर्फ 3 महीने के हैं, तो 3 महीना आपका इंटरिम पीरियड होगा, और इंटरिम पीरियड के लिए जो फाइनेंशियल बनते हैं उसे क्या कहा जाता है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। इतनी बात डन। अब देखिए यहां इन्होंने क्या बनाया, कंडेंस बैलेंस शीट, कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कंडेंस कैश फ्लोज, एंड देन नोट्स टू अकाउंट्स एंड वेरियस अदर थिंग्स। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब साथ साथ मैं आपको एक बार डिफरेंस बताता हूं कि अगर आप कंप्लीट स्टेटमेंट बनाते और कंडेंस बनाया उसमें क्या फर्क है। देखो ऑल दो क्वार्टर के नंबर नहीं है, बट कंप्लीट स्टेटमेंट इन्होंने अपने एनुअल अकाउंट्स में बनाई है। तो एनुअल अकाउंट्स में और जो अभी इंटरिम अकाउंट्स बनाए हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए ये है आपके इंटरिम अकाउंट्स, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट मी शो सम डिस्क्लोजर टू यू। मैं लेके जा रहा हूं आपको ट्रेड पेबल के ऊपर सीधे। देखिए ये है आपके इंटरिम रिजल्ट के ट्रेड पेबल्स, जिसके अंदर आपने दिखाया कि एमएस माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज से कितना आउटस्टैंडिंग है और अदर क्रेडिटर से कितना आउटस्टैंडिंग है। करेक्ट। अगर मैं अब आपको कंप्लीट सेट में दिखाऊं तो क्या आता है वो भी देख लो, आपको अपेरेंटली डिफरेंस नजर आ जाएगा। ये है कंप्लीट सेट। अगर आप ध्यान से देखो, जब आप इंटरिम सेट में थे तो आपने सिर्फ इतना डिस्क्लोजर दिया था, बट जैसे ही आप कंप्लीट सेट पे आए आपने एजिंग का डिस्क्लोजर दिया, इसके अलावा स्टॉक ऑफ कंपनीज के साथ कितना पैसा है, एंड मल्टीपल अदर डिस्क्लोजर्स दिए। तो अगर आप ध्यान दो ना, तो होता क्या है, जब एनुअल अकाउंट्स बनाते हो तो उसमें इंडेस के मल्टीपल रिक्वायरमेंट है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे जब आप कंप्लीट सेट की बात करोगे तो वहां पे आपको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है, बट कंडेंस में बहुत लिमिटेड चीजें डिस्क्लोज करनी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स का अगर आप डिस्क्लोजर बात करें तो इन्होंने कंप्लीट सेट में अकाउंटिंग पॉलिसी दी, टैक्स का ब्रेकअप दिया, रिकंसिलेशन दी। इसके अलावा ये देखिए सारा टैक्स का ही आपका डिस्क्लोजर चलने लग रहा है। ये देखिए ये इन्होंने सारा टैक्स का डिस्क्लोजर दिया हुआ है। अब मैं अगर आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाऊं, चलिए इंटरिम ओपन करता हूं, इंटरिम खोल लिए है मैंने। अब देखो टैक्स का डिस्क्लोजर सिर्फ यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हो गया। आप डिफरेंस समझ पा रहे हो दोनों में डिफरेंस कितना है। बेसिकली मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में आप दो तरीके से बना सकते हो, वन इज कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वन इज कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो जितने भी अपने पास इंडेस है उनके अंदर जो जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है आपको सारी करनी पड़ती है और बहुत डिटेल्ड आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। वेयर एज कंडेंस इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको उतनी डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतनी बात क्लियर। तो यहां से आपको आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ कंडेंस और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क है। एक छोटी सी चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ। हमने कहा था चाहे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो चाहे कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, आती है दोनों में सेम ही चीज है। करेक्ट। ध्यान से देखो, ये कंडेंस फॉर्म है, दिस इज कंप्लीट फॉर्म, दिस इज स्टैंड अलोन फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है। यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स। अगर मैं आपको इंटरिम वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाऊं तो देखो वहां पे भी यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी चीज और याद रखना, ऑल्दो इन्फोसिस ने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए हैं क्वार्टर के लिए, तो मैंने आपको क्वार्टर के नहीं, मैंने आपको ईयर के कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिखाए, जस्ट टू हेल्प यू आउट कि क्या दोनों में फर्क होता है, क्या दोनों में सिमिलैरिटी है। ठीक है जी। चलिए अब हम वापस अपनी पीपीटी पे आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब हमें ये तो समझ आ गया कि कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होते हैं, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होते हैं। हम इन्फोसिस की बैलेंस शीट पे मल्टीपल टाइम आएंगे इस स्टैंडर्ड के केस में। चलिए अब कुछ छोटे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। Ind AS 34 is applicable when entity publishes an interim financial report. Ind AS 34 तब एप्लीकेबल है जब कोई भी एंटिटी Ind AS के अकॉर्डिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाती है। सबसे मजेदार बात मालूम है क्या, Ind AS 34 नहीं बताता कि किसी एंटिटी को कब IFR बनाना है, क्या उसे बनाना भी है या नहीं बनाना। करेक्ट। तो Ind AS 34 does not mandate an entity as when to prepare such a report. तो क्रक्स क्या निकला, Ind AS 34 कह रहा है भैया तुम बनाओ IFR मत बनाओ, तुम्हें इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी है मत बनाओ, बनानी है बनाओ, नहीं बनानी मत बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप Ind AS के अकॉर्डिंग IFR बनाना चाहते हो तो उसके ऊपर Ind AS 34 एप्लीकेबल। हाउएवर
गवर्नमेंट, सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज, अकाउंटिंग बॉडीज मे रिक्वायर एन एंटिटी टू प्रिपेयर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। मतलब कोई भी रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है, कोई अकाउंटिंग बॉडी हो सकती है जो कंपनी को बोल सकते हैं कि आप बनाओ। ऑल्दो इंड AS 34 नहीं बोलता कि आपको कब बनाना है कब नहीं बनाना, बट ये जरूर कहता है कि अगर आप बनाओगे तो मैं एप्लीकेबल हो जाऊंगा। एंटिटी किस चीज के लिए IFR बना सकती है? एंटिटीज वॉलंटरी पर्पस के लिए बना सकती है, या किसी गवर्नमेंट ने, सिक्योरिटीज रेगुलेटर, स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है तो बना सकती है। खुद के लिए वॉलंटरी बेसिस पे कब बना सकती है? जैसे अगर उन्हें लोन लेना है तो बैंक बोलता है आप मुझे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के दो। IPO के केस में हो सकता है, मर्जर के केस में हो सकता है। अब एक बहुत प्यारी सी चीज आती है, जैसे लिस्टेड कंपनीज को क्या करना होता है, लिमिटेड रिव्यू रिजल्ट्स अपने देने होते हैं, मतलब हर क्वार्टर के एंड पे अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स देने होते हैं। तो क्या उसके ऊपर भी इंड AS 34 एप्लीकेबल होगा? तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग है सिचुएशन। होता क्या है, जब लिस्टेड कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, ये क्वार्टरली बेसिस पे जब अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स देते हैं तो इन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को दिया जाता है एज पर क्लॉज 41 ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो उसके ऊपर इंड AS 34 एप्लीकेबल नहीं है। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज जो अपने अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स दे रही है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर इंड AS 34 नहीं लगता, उसके ऊपर क्लॉज 41 की रिक्वायरमेंट लगती है। हाउएवर वो बनेगा कैसे, उसमें किस अमाउंट पे एसेट आएगा, लायबिलिटी आएगा, इनकम आएगा, एक्सपेंस आएगा, ये सारी चीजें कौन बताता है? ये सारी चीजें इंड AS 34 बताता है। तो स्पेसिफिक चीज क्या हो गई? स्पेसिफिक चीज ये हो गई, जब भी आप कोई क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे, तो याद रखना उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल है? क्लॉज 41। बट उसकी जो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है कि किस वैल्यू पे एसेट्स आएंगे, लायबिलिटीज आएंगे, उसके ऊपर क्या लगता है? इंड AS 34। Unaudited financial results are required under clause 41 of the listing agreement with stock exchange. SEBI provides the format, frequency and details to be furnished under the IFR. Ind AS 34 do not apply to such unaudited financial result, limited review result and interim financial result. तीनों नाम कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। SEBI do not prescribe specified recognition principle. Recognition principle के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? Ind AS 34 लगेगा इन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की प्रिपरेशन के ऊपर। ठीक है, तो ऑल्दो इसके ऊपर इंड AS 34 एप्लीकेबल नहीं है, बट किस वैल्यू पे एसेट लायबिलिटीज आने वाले हैं, वो वैल्यूज किसके बेसिस पे निकलेगी? वो इंड AS 34 के रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग निकलेगी। अगर मैं स्टैंडर्ड के ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ये स्टैंडर्ड बताता है कि IFR का क्या मिनिमम कंटेंट है, मतलब क्या क्या चीजें आपको IFR में डिस्क्लोज करनी है। प्लस ये रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल देता है इंटरिम पीरियड के लिए। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल मतलब कौन सी लायबिलिटी दिखाओगे, कौन सा एसेट दिखाओगे, कौन सा एक्सपेंस और कौन सी इनकम आप दिखाओगे, प्लस किस अमाउंट पे दिखाओगे। तो रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट मतलब कौन सी चीज आएगी और किस अमाउंट पे आएगी, ये कौन बताएगा? इंड AS 34 बताएगा। एक छोटी सी चीज और बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि IFR में क्या क्या फाइनेंशियल्स आते हैं, किस किस पीरियड के फाइनेंशियल्स आते हैं। तो देखो, अगर मैं IFR की बात करूं तो IFR में एक एंटिटी क्या कर सकती है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल पब्लिश कर सकती है। एक एंटिटी चाहे तो कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल पब्लिश कर सकती है। अगर वो कंप्लीट सेट प्रेजेंट करेगी तो इट शुड बी इन लाइन विद इंड AS 1। इंड AS 1 बताता है कि एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होता है, मतलब एक एनुअल अकाउंट जिस तरीके से बनते हैं वैसे ही आप IFR भी बनाओगे। बट अगर आप कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो क्या कह रहा है स्टैंडर्ड? ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड statement should include headings and subtotal included in most recent annual financial statement। जो भी बैलेंस शीट में आप हेडिंग दोगे, जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में हेडिंग दोगे, जो भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हेडिंग दोगे, वो सारी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स सेम होगी जो आप एनुअल अकाउंट में दोगे। तो अगर आपने एनुअल अकाउंट में PPE दिखाया है, इंटेंजिबल एसेट दिखाया है, तो जिस नेम से दिखाया है जब आप बात करोगे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट की तो वो भी सेम ही नेम से आएगा, सेम ही ऑर्डर में आने वाला है। तो जैसे वहां पे प्रेजेंट किया है नॉमेनक्लेचर्स, हेडिंग, सब हेडिंग्स, यहाँ पे भी सेम हेडिंग सब हेडिंग आएगी। जब आप हेडिंग और सब टोटल की बात करते हो तो दिस इज बेसिकली बैलेंस शीट, P&L और उनके नोट्स जिस तरीके से वहां दिखाए हैं वैसे ही IFR में आते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इन्फोसिस की बैलेंस शीट में इसे दिखा भी देता हूँ। इसके अलावा स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपको लगता है कि कोई एडिशनल लाइन आइटम आप ऐड नहीं करोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं होंगे, जो कंडेंस इंटरिम रिजल्ट है वो ठीक नहीं होंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, आप ऐड कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एनुअल अकाउंट्स में आपने अकाउंट्स बनाए, सब कुछ ठीक था, उस समय कोई एसेट हेल्ड फॉर सेल नहीं था,
बट जब आप इंटरिम अकाउंट्स बना रहे हो तो एसेट हेल्ड फॉर सेल है, तो आइडली मुझे एसेट हेल्ड फॉर सेल इंटरिम में दिखाना चाहिए। इन दैट केस मैंने क्या किया, एक लाइन आइटम ऐड कर दी, मतलब मैंने एनुअल अकाउंट्स में, एनुअल एफएस में वो चीज़ नहीं दिखाई थी क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में मैं वो चीज़ जैसे एसेट हेल्ड फॉर सेल दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि ठीक है, आपको मान ली बात, जो लाइंस है हेडिंग्स है सेम रखनी है, बट अगर कोई ऐसी लाइन आइटम है जो आपको लगता है और एडअप होनी चाहिए जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे, अगर आप नहीं दिखाओगे तो मिसलीडिंग हो जाएंगे, तो आपको वो भी आइडली आईएफआर में दिखा देनी चाहिए। इसके अलावा जब आप कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करोगे तो वहां पे आप बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर दैट पीरियड दिखाओगे। तो अगर 3 महीने की बात करते हो तो 3 महीने का बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाओगे, 6 महीने के अकाउंट्स बना रहे हो तो 6 महीने का दिखाओगे। तो अभी तक सिचुएशन ये आई कि अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आप इंड AS 1 के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट सेट बनाना, बट अगर आप कंडेंस बना रहे हो तो कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में एक बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा। दूसरी चीज, जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, वो सिमिलर आएगी जो आपके एनुअल अकाउंट्स की है। तीसरी चीज, अगर आप कोई लाइन आइटम ऐड करना चाहते हो तो आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट में ऐड कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि वो ना दिखाने से अकाउंट्स मिसलीडिंग हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, अगर कभी आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, मतलब अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीएफएस भी आता है और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आता है, तो स्टैंडर्ड कहता है अगर आप एनुअल अकाउंट्स में, ये एनुअल अकाउंट्स की बात करो, सीएफएस और एसएफएस बना रहे हो, तो जब आप आईएफआर बनाओगे ना तो सीएफएस बनाना मैंडेटरी है, बट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ना बनाना आपकी मर्जी है। इंड AS 34 कुछ भी बोलता नहीं है। इंड AS 34 ना तो मना करता है ना बोलता है कि बनाओ। ठीक है, तो अगर आपने एनुअल अकाउंट के अंदर जो भी आपके लेटेस्ट एनुअल अकाउंट साइन हुए हैं उसमें अगर आपने सीएफएस और एसएफएस दोनों बनाया है, कंसोलिडेटेड और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों है, तो जब आप आईएफआर बनाओगे इंटरिम पीरियड का तो आपको सीएफएस बनाना पड़ेगा। ये चीज याद रखना, एसएफएस बनाना ना बनाना आपके ऊपर है, आप चाहो तो बनाओ, आप चाहो तो ना बनाओ। इफ एन एंटिटीज लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट इंक्लूड द पेरेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एडिशन टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब दोनों आ रही है, this standard neither requires nor prohibits the inclusion of parent separate statement in the entity's interim financial report. इतनी बात है। यही हमने बोला, अगर कंपनी सीएफएस बना रही है तो उसे सीएफएस आईएफआर के लिए सीएफएस बनाना है, बट सेपरेट एफएस बनाना उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट चीज, सवाल ये आ गया कि क्या सारे आईएफआर एज पर इंड AS ही बनेंगे? तो क्वेश्चन ये आता है नहीं, आप चाहो तो इंड AS फॉलो करो, आप चाहो तो इंड AS फॉलो मत करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सारे इंड AS फॉलो किए हैं, इंड AS 34 फॉलो किया हुआ है साथ में, तो आपको अपने एफएस में लिखना पड़ेगा इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में, कि आपने सारे स्टैंडर्ड फॉलो किए हुए हैं। If an entity's interim financial report is describing as complying with Ind AS, अगर आपने उसमें लिखा है कि आपने Ind AS फॉलो किए हैं, then you have to ensure कि आपने सारी रिक्वायरमेंट फॉलो करी है स्टैंडर्ड की और बाकी स्टैंडर्ड भी फॉलो किए हुए हैं। अगर कोई एंटिटी आईएफआर को बनाती है Ind AS 34 के अकॉर्डिंग तो उसे ये चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए। अब ये तो मुझे समझ आ गया कि आईएफआर इज नीड नॉट मैंडेटरी कि मैं Ind AS के अकॉर्डिंग बनाऊं। अब मैंने मान लो आईएफआर तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मेरी इंड AS के अकॉर्डिंग नहीं बनाई, बट क्या मैं एनुअल, जो मेरे एनुअल अकाउंट्स है वो आईएफआर के अकॉर्डिंग बना सकता हूँ? तो स्टैंडर्ड कहता है हाँ। स्टैंडर्ड कहता है आपने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या किया है क्या नहीं किया, आई डोंट केयर, बट जब आप एनुअल अकाउंट्स की बात करोगे तो दे मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ इंड AS, अगर आपके ऊपर इंड AS एप्लीकेबल है तो। ठीक है, एनुअल एफएस शुड बी इंड AS कंप्लायंट, बट आईएफआर मे और मे नॉट कंप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Thus, if an entity has not presented IFR during the year or IFR is published but it is not as per Ind AS, this does not affect the requirement to prepare annual financial statement as per Ind AS. इतनी बात क्लियर? चलो अब मैं आपको एक बार इन्फोसिस की बैलेंस शीट पे, इन्फोसिस के कंडेंस और कंप्लीट सेट पे फिर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो हेडिंग्स है और सब हेडिंग है जो कंप्लीट अकाउंट्स में आती है और जो कंडेंस अकाउंट में आती है वो दोनों सेम आती है। चलिए जी, आपको एफएस विजिबल है? करेक्ट, नहीं दिखाऊंगा तो आप बोलोगे मैंने बोला था बट दिखाया नहीं, कोई नहीं। देखिए, हेडिंग और सब हेडिंग का क्या मतलब है, पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूं। ये कौन से फाइनेंशियल है देख लो पहले, दीज आर
कंडेंस्ड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है बैलेंस शीट। अब जो बैलेंस शीट की हेडिंग और सब हेडिंग है, हेडिंग इज पीपीई, आरओयू एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, गुडविल। सब हेडिंग जैसे आगे इन्वेस्टमेंट, लोन्स, अदर फाइनेंशियल एसेट। टोटल देखिए, यहाँ पे टोटल देखिए। अब मैं आपको सेम ही चीज दिखाऊंगा इनके एनुअल अकाउंट्स के अंदर, देखना वहां पे भी सेम ही तरीके से हेडिंग्स होंगी, और वहां पे भी जहां जहां पे आपने कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल लगाए, कंप्लीट में भी वहीं पर ही टोटल लगा हुआ होगा। लीजिए, ये आ गए आपके एनुअल अकाउंट्स। ठीक है, चलो बैलेंस शीट पे आते हैं। देखो बैलेंस शीट में भी सेम ही है, पीपीई, आरओयू एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट, लोन, अदर फाइनेंशियल एसेट, फिर नॉन करंट एसेट का टोटल है, फिर करंट एसेट का टोटल है, और फिर टोटल एसेट का, दोनों का टोटल है। करेक्ट। कंडेंस में भी सेम ही थी। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होंगी दे शुड बी इन लाइन विद योर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो भी आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग ही होंगी। ठीक है जी। चलिए देखिए, अभी तक अपन लोगों को बेसिक आईएफआर का आइडिया हो गया है। अब आईएफआर में कौन कौन से पीरियड्स आएंगे, मतलब क्या क्या कंपैरेटिव्स हमें प्रेजेंट करने हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जब भी अकाउंट्स बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, तो पिछले साल की भी बैलेंस शीट उसमें दिखाते हो। मतलब अगर आप 2022 की बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च 2022 की, तो आपको 31 मार्च 2021 का क्या करना पड़ेगा, एज अ कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा। सेम वे में आईएफआर में भी आपको कुछ कंपैरिजन दिखाने होते हैं। करेक्ट। क्या क्या दिखाने होते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपके पास आईएफआर में चार चीजें आती है, चाहे कंडेंस्ड हो, चाहे कंप्लीट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। दोनों के केस में आपके पास पीएनएल होता है, बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। करेक्ट, यही होता है। जब आप पीएनएल की बात करोगे तो स्टैंडर्ड कहता है आपको पीएनएल दो चीज का दिखाना है, एक इंटरिम पीरियड का, दूसरा वाईटीडी पीरियड का। वाईटीडी पीरियड का मतलब जब आपका साल शुरू हुआ है उस दिन से लेके जब आपका इंटरिम पीरियड खत्म हो रहा है उस दिन का। तो ये चीज आप करंट ईयर का भी दिखाओगे। सेम वे में पिछले साल में जो सेम इंटरिम पीरियड था और जो पिछले साल में सेम वाईटीडी इंटरिम पीरियड था, आपको वो भी दिखाना पड़ेगा। अभी एक एग्जांपल से करा भी देता हूं। अगर आप बात करो बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट हमेशा पीरियड एंड की होती है, ईयर एंड की होती है। तो जैसे ही आपका इंटरिम पीरियड खत्म हो रहा है, मान लो आपका इंटरिम पीरियड 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो आपकी 30 सितंबर की बैलेंस शीट आएगी। और कंपैरिजन में कंपैरेटिव आएगा, जो भी लास्ट एनुअल अकाउंट्स फाइनल हुए थे आपको वो दिखाना पड़ेगा। जब आप बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की, तो आपको हमेशा ये दोनों चीजें वाईटीडी बेसिस पे दिखानी है, ईयर टू डेट बेसिस पे दिखानी है। तो अगर आप 30 सितंबर तक के इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आप, और मान लो आपका साल 1 अप्रैल को शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक के आपको क्या दिखाने पड़ेंगे, करंट ईयर में सीएफएस और सोसी दिखाने पड़ेंगे। सेम वे में पिछले साल के भी सेम पीरियड के ही आपको एज अ कंपैरेटिव डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। क्या कहा मैंने, एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो, मान लो आप आईएफआर बना रहे हो 3 महीने के लिए, 3 महीने क्वार्टर सितंबर के बना रहे हो, मतलब 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर के आप क्या बना रहे हो, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हो। पहली बात क्लियर, सिंस दिस इज अ इंटरिम पीरियड, क्योंकि साल तो 12 महीने का है, ये तो 3 महीना है, तो ये इंटरिम पीरियड होगा, और इसके लिए जो आप फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हो वो आईएफआर कही जाएगी। पहली बात क्लियर। आपका इंटरिम पीरियड क्या है, 3 मंथ, विच इज 1 जुलाई X1 से लेके 30 सितंबर X1। करेक्ट। जब आप आईएफआर प्रेजेंट करोगे तो आप करंट ईयर के क्या क्या चीजें दिखाओगे। जब आप पीएनएल की बात करोगे तो आपको इंटरिम पीरियड का पीएनएल दिखाना है। आपका इंटरिम पीरियड क्या है, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर का, तो आप 1 जुलाई से 30 सितंबर का इंटरिम पीरियड दिखाओगे। सेकंड चीज आप दिखाओगे वाईटीडी, मतलब ईयर टू डेट प्रॉफिट एंड लॉस। ईयर टू डेट मतलब आपका जब साल शुरू हो रहा है वहां से लेके जब भी आपका इंटरिम पीरियड खत्म हो रहा है वहां तक। आपका इंटरिम पीरियड खत्म हो रहा है जी 30 सितंबर को, साल शुरू हो रहा है जी 1 अप्रैल को, तो यहां से लेके यहां तक का पीरियड जो होगा दिस इज कॉल्ड ईयर टू डेट। आपको ईयर टू डेट भी पीएनएल दिखाना पड़ेगा। पहली बात क्लियर। तो जब आप करंट ईयर की बात करेंगे, पीएनएल की बात करेंगे, तो आप इंटरिम पीरियड दिखाएंगे, उस वो पीरियड जिसके लिए आप आईएफआर बना रहे हो। सेकंड, आप वाईटीडी पीएनएल भी दिखाओगे। वाईटीडी पीएनएल मतलब ईयर टू डेट पीएनएल, जहां
आपका साल शुरू हुआ था वहां से लेके जब भी आपका इंटरिम पीरियड खत्म हो रहा है वहां तक का प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे इस केस में 6 महीने का दिखाना पड़ेगा। जब आप बैलेंस शीट की बात करोगे तो बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन डेट होती है। एज ऑन डेट कौन सी होगी? जब भी आपका इंटरिम पीरियड खत्म हो रहा है। आपका इंटरिम पीरियड कब खत्म हो रहा है? 30 सितंबर को। तो आपकी बैलेंस शीट बनेगी जी 30 सितंबर 20x1 को। बैलेंस शीट इज ऑलवेज एज ऑन डेट। इतनी बात क्लियर? When it comes to SOCI and cash flow, statement of changes in equity and cash flow statement, मैंने बोला था ईयर टू डेट दिखाना है। ईयर टू डेट का मतलब जब भी आपका साल शुरू हुआ है वहां से लेके जब भी आपका इंटरिम पीरियड खत्म हो रहा है वहां तक। साल कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल को। खत्म कब हो रहा है इंटरिम पीरियड? 30 सितंबर को। तो आपको 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक के 6 महीने का सोसी बनाना पड़ेगा। 6 महीने के ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। मतलब 1 अप्रैल x1 से 30 सितंबर x1 तक। इतनी बात समझ आती है? ये तो हो गए जी करंट ईयर के नंबर। अब आपको कुछ कंपैरेटिव दिखाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर के नंबर दिखाने पड़ेंगे। करेक्ट? वो कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखो। जब मैं बात करता हूं सोसी की और कैश फ्लो की, कैश फ्लो एंड सोसी की, स्टैंडर्ड कहता है बहुत सिंपल सी बात, जो भी आपने करंट ईयर में इंटरिम पीरियड का मतलब जो भी आपने करंट ईयर का YTD कैश फ्लो और सोसी दिखाया है सेम आप प्रीवियस ईयर का YTD भी डिस्क्लोज करेंगे। मतलब अगर आपने करंट ईयर में डिस्क्लोज किया है 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर का, तो पिछले साल भी आप सेम पीरियड का मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर का कैश फ्लो और सोसी डिस्क्लोज करोगे। क्या कहा मैंने? फिर सुन लीजिए। मैंने कहा जो भी आपने करंट ईयर का सोसी और कैश फ्लो दिखाया है सेम पीरियड का प्रीवियस ईयर का आपको एज अ कंपैरेटिव दिखाना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर के नंबर क्या है? 1 अप्रैल x0 से 30/9/x0। तो आपको इस पीरियड का क्या करना पड़ेगा? सोसी दिखाना पड़ेगा लास्ट ईयर का एज अ कंपैरेटिव फिगर। इतनी बात क्लियर? जब आप बैलेंस शीट की बात करते हैं तो मैंने आपको बैलेंस शीट में बोला था क्या दिखाना है? जो भी आपकी लास्ट एनुअल अकाउंट्स थे वो। अब मेरे लास्ट एनुअल अकाउंट्स कब के रहे होंगे? 31 मार्च के रहे होंगे। तो मेरे लास्ट एनुअल अकाउंट्स आएंगे 31 मार्च, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च के अकाउंट्स बने होंगे। लास्ट ईयर बने होंगे 1 अप्रैल x0 से 31/3/x1। तो 31/3/x1 की बैलेंस शीट बनी होगी तो आप वो दिखाओगे। ठीक है? अब अगली लाइन बड़े ध्यान से सुनना। जब आप बात करते हो P&L की, स्टैंडर्ड कहता है जो करंट ईयर में है सेम पीरियड पिछले साल का डिस्क्लोज कर दो। क्या? जो करंट ईयर में पीरियड है सेम पीरियड पिछले साल का आपको एज ए कंपैरेटिव दिखाना है। करंट ईयर का पीरियड क्या है? 1 जुलाई से 30 सितंबर। सेम पीरियड मतलब 1 जुलाई से 30 सितंबर पिछले साल का आप डिस्क्लोज करोगे एज अ कंपैरेटिव। मतलब यहां से लेके 1 जुलाई से 30 सितंबर। आपने दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखाया था? YTD क्या था? 1 अप्रैल से 30 सितंबर। सेम पिछले साल का 1 अप्रैल से 30 सितंबर पिछले साल का आपको एज ए कंपैरेटिव दिखाना पड़ेगा। मतलब 1 अप्रैल x0 से 30 सितंबर x0 विल कम एज अ कंपैरेटिव नंबर। इतनी बात समझ आती है? चलो अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो मैंने बोला 3 मंथ सितंबर। अगर मैं आपको बोलता आपको 3 मंथ मार्च बनाना है। 3 मंथ मार्च का मतलब क्या हो गया? लेट मी जस्ट रब समथिंग फॉर यू। ध्यान से देखिएगा। 3 मंथ मार्च, करंट ईयर में 3 मंथ मार्च का मतलब हो गया 1 जनवरी x2 से लेके 31/3/x2। आपका इंटरिम पीरियड होगा ये 1 जनवरी x2 से लेके 31 जनवरी x2। ठीक है? और YTD पीरियड होगा, साल कहां से शुरू हुआ है? अप्रैल से। खत्म कब हो रहा है इंटरिम पीरियड? 31 मार्च x2 पे। दिस विल बी माय YTD पीरियड। इंटरिम पीरियड हो गया जो भी आप इंटरिम आपने पीरियड लिया है 1 जनवरी से 31 मार्च। YTD हो गया अप्रैल से लेके आपका इंटरिम पीरियड खत्म हो रहा है 31 मार्च तक, ये YTD हो गया। अब आप सोच सकते हो कि सर ये तो YTD आपका एनुअल अकाउंट्स के इक्वल हो गया। कोई दिक्कत नहीं, होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात क्लियर? तो चलो अब मैं बात करता हूं P&L की। P&L मैंने बोला था इंटरिम पीरियड का दिखाना है करंट में। करंट का इंटरिम पीरियड क्या है? 1 जनवरी x2 से 31/3/x2। तो इन 3 महीने का दिखाऊंगा। व्हेन इट कम्स टू सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी? मेरे को एक इंटरिम पीरियड दिखाना होता है, दूसरा क्या दिखाना होता है? YTD मतलब मेरा साल कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। इंटरिम पीरियड मेरा यहाँ खत्म है, तो दिस विल बी 1 अप्रैल x1 से 31 मार्च x2। इतनी बात क्लियर? जब मैं प्रीवियस ईयर का कंपैरेटिव दिखाऊंगा तो सेम पीरियड पिछले साल का दिखाना पड़ेगा। क्या है? 1 जनवरी x2 से 31/3/x2 है, तो पिछले साल का क्या हो जाएगा? 1 जनवरी x1 से लेके 31/3/x1। सेम पीरियड, ये पीरियड। ठीक है? और इसका YTD क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से लेके 31/3/x1 तक
ये मेरा YTD हो गया, करेक्ट। बैलेंस शीट कब की आएगी? 31 मार्च X2 की आएगी। कंपैरिजन में कौन सी आएगी? लास्ट कौन सी साइन हुई थी? 31 मार्च X1 हुई थी। तो लो जी, सोसी और कैश फ्लो YTD आता है। करंट का YTD क्या है? 1 अप्रैल X1 से 31 X2। लो जी, प्रीवियस ईयर का YTD क्या होगा फिर? 1 अप्रैल X0 से 31 X1। इतनी बात क्लियर? चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं, फिर इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ 6 मंथ सितंबर। 6 मंथ सितंबर मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक के आप अकाउंट्स बना रहे हो। तो इन दैट केस आपका इंटरिम पीरियड क्या होगा? 1 अप्रैल X1 से लेके 30/9/X1। 6 महीना विल बी माई इंटरिम पीरियड। अब इस केस में ना आपका इंटरिम पीरियड और YTD पीरियड सेम होगा। YTD क्या होता है? साल की शुरुआत 1 अप्रैल से हुई थी और इंटरिम पीरियड का एंड क्या है? 30/9/X1। तो इंटरिम पीरियड एंड YTD विल बी इक्वल। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब जब मैं इसके नंबर सिखाऊंगा, करंट ईयर की बात करो, मैंने बोला था P&L दिखाना है इंटरिम पीरियड के लिए, YTD के लिए, दोनों सेम ही है। दोनों क्या है? 1 अप्रैल X1 से 30/9/X1। अगर मुझे कंपैरेटिव दिखाना है तो सेम पीरियड पिछले साल का ले जाऊं। करंट ईयर में 1 अप्रैल X1 से लेके 30 सितंबर X1 है। पिछले साल क्या होगा? 1 अप्रैल X0 से लेके 30 सितंबर X0। ठीक है। बैलेंस शीट क्या आती है? बैलेंस शीट हमेशा इंटरिम पीरियड के एंड पे आएगी, मतलब 30 सितंबर X1 की आएगी, विच इज 30 सितंबर X1। कंपैरिजन में क्या आता है? जो पिछला लास्ट फाइनेंशियल साइन हुआ है वो क्या हुआ था? 31/3/X1, तो वो लिख दिया। सोसी और कैश फ्लो YTD आएंगे। YTD क्या होगा? 1 अप्रैल X1 से 30/9/X1। लो जी, कंपैरिजन में क्या होगा? पिछले साल का यही 6 महीना, मतलब 1 अप्रैल X0 से लेके 30 सितंबर X1। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं। पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड। इंटरिम रिपोर्ट शेल इंक्लूड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे कंडेंस हो चाहे कंप्लीट हो, दोनों को क्या क्या करना है? बैलेंस शीट चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो मैंने बोला था YTD चाहिए, ईयर टू डेट चाहिए, तो ये लिखा हुआ क्यूमुलेटिव फॉर द करंट ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट। ईयर टू डेट नंबर चाहिए, यहाँ पे भी ईयर टू डेट चाहिए। कंपेरेटिव में पिछले साल का ईयर टू डेट चाहिएगा। दोनों केसेस में देख लीजिए, कंपेरेटिव स्टेटमेंट फॉर द कंपेरेबल ईयर टू डेट पीरियड ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल का ईयर टू डेट सेम पीरियड आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी सेम ही लिखा हुआ है। जब आप बात करते हो बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट क्या आएगी? एज ऑफ एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड। और कंपैरिजन में क्या आएगा? जो भी लास्ट आपके एनुअल अकाउंट्स थे, जो भी आपका लास्ट इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर था उसकी। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इतनी बात क्लियर? अगर आप बात करते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने करंट ईयर में दो चीजें बोली थी, एक इंटरिम पीरियड के लिए, एक ईयर टू डेट के लिए। फॉर द करंट इंटरिम पीरियड एंड सेकंड इज क्यूमुलेटिव फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट। एक करंट इंटरिम पीरियड हो गया और एक करंट ईयर टू डेट हो गया। कंपैरिजन में क्या होगा? सेम ही पिछले साल का, पिछले साल का भी इंटरिम पीरियड और पिछले साल का ही भी ईयर टू डेट नंबर। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द कंपेरेबल इंटरिम पीरियड ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। इसके अलावा स्टैंडर्ड एक चीज और कहता है, छोटी सी, वो भी सुन लीजिए। स्टैंडर्ड कहता है फॉर एन एंटिटी हुज बिजनेस इज हाईली सीजनल। ये तो ऊपर वाली एंटिटी होगी जिनका बिजनेस नॉर्मली चलता है, जहां पे कोई सीजन का वेरिएशन नहीं है। सीजनल मतलब जब एक मौसम में एक कुछ महीनों में तो काम बहुत अच्छा है, कुछ महीनों में काम बहुत हल्का होता है। जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा बिकती है, वेरएज सर्दियों के समय में कंपैरेटिवली कम बिकती है। आप बात करो स्कूल ड्रेसेस, स्कूल ड्रेसेस जब स्कूल ओपन होने वाला होता है मार्च अप्रैल में, उस समय बहुत ज़्यादा बिकती है, वेरएज ड्यूरिंग द ईयर वो कंपैरेटिवली कम बिकती है। करेक्ट? तो ऐसी कोई एंटिटी जिसका बिजनेस हाईली सीजनल है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर 12 मंथ up to the end of interim period and comparative information of the prior 12 month period में भी, क्या कहा इसने? ध्यान से देखिए, इसने कहा बाकी सारी रिक्वायरमेंट तो एज इट इज है। मान लीजिए आप अकाउंट बना रहे हो 1 अप्रैल 23 से लेके 30/9/23, ठीक है, सितंबर 23 के अकाउंट है, ये आपका इंटरिम पीरियड है। तो स्टैंडर्ड कहता है आपका इंटरिम पीरियड कब खत्म हो रहा है? 30/9/23 को। तो जो बाकी चीजें आपको बनानी थी वो तो बनानी ही है। आप एक 12 महीने के नंबर और दिखाओगे, कौन से? 30/9/23, इससे पीछे 12 महीने चलो, मतलब 1/10/22। एक तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, प्लस 30/9/23 का पिछला साल कौन सा होगा? 30/9/22 पिछले साल ही रहा होगा।
इसके 12 महीने चलो 1, 10, 21, आप ये 12 महीने और दिखाओ। तो जब आप P&L प्रेजेंट करोगे तो अनडाउटली आप इंटरिम पीरियड प्रेजेंट कर रहे थे, YTD पीरियड प्रेजेंट कर रहे थे, आप एक 12 महीने का फिगर और प्रेजेंट करोगे। 12 महीना कहाँ से? जो भी आपका फाइनेंशियल इंटरिम पीरियड खत्म हो रहा है उससे पीछे के 12 महीने, मतलब 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर आपको ये पीरियड दिखाना है, प्लस पिछला साल कब था? 30 सितंबर था, 30 सितंबर 22, उससे पीछे 12 महीने 1, 10, 21। तो आपको ये दोनों 12-12 महीने के नंबर्स और डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ठीक है जी, चलो जी, ये चीज अपन लोगों ने समझ तो ली। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं इन्फोसिस का, अपना काम खत्म हो जाएगा। करेक्ट। देखिए, अब मैं बात करता हूं, वैसे तो पहले मैंने आपको मार्च के फाइनेंशियल दिखाए थे, अब मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 21। तो व्हाट दे आर राइटिंग इज 3 मंथ एंड 9 मंथ। अब ये क्यों लिखते हैं वो भी बता देता हूं, पहले नहीं समझाया था। मैंने कहा था आपको, जब आप P&L बनाते हो, P&L में आपको 2 नंबर दिखाने होते हैं, एक इंटरिम पीरियड, दूसरा YTD पीरियड। अगर आपके दिसंबर के अकाउंट्स हैं, दिसंबर 21 है, तो 1 अप्रैल 21 से लेके 31 दिसंबर 21 एंड 1 अक्टूबर 21 से लेके 31/12/21, 3 महीना, मतलब अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना, ये मेरा इंटरिम पीरियड होगा। YTD पीरियड क्या होगा? ईयर टू डेट। मेरा साल कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल से शुरू हुआ। खत्म कब हो रहा है इंटरिम पीरियड? 31 दिसंबर को। दिस इज 9 मंथ एंड दिस इज 3 मंथ, इसीलिए लिखा है 3 मंथ एंड 9 मंथ एंडेड 31 दिसंबर 2021। पहली बात क्लियर। चलो अब मैं एक एक करके आपको लेके चलता हूँ। जब मैं बैलेंस शीट की बात करूंगा तो बैलेंस शीट में मैंने आपको बोली थी 2 चीजें। एक, करंट में जो भी आपका इंटरिम पीरियड खत्म हो रहा है उसकी बैलेंस शीट। मेरा इंटरिम पीरियड खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, तो मेरी करंट की बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2021 की। कंपैरिजन, कंपैरिजन होता है ये जो कंपैरेटिव आप दिखा रहे हो, दिस इज हाउ कंपैरेटिव आर प्रेजेंटेड। दिस इज करंट ईयर, दिस इज प्रीवियस ईयर। मैंने बोला था जो भी आपके लास्ट अकाउंट्स बने थे, इन्फोसिस के केस में 31 दिसंबर चल रहा है, मतलब ये 21-22 चल रहा है, तो इनका प्रीवियस अकाउंट बना होगा 2021 का। तो मार्च 31 2021 मेरा लास्ट अकाउंट बना था, तो वो मैंने बैलेंस शीट में कंपैरिजन दिखा दिया। पहली बात समझ आ गई। चलो अब मैं चलता हूं आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बोला था इंटरिम पीरियड और YTD नंबर। इंटरिम पीरियड होगा 3 महीने का, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर, और YTD पीरियड होगा 9 महीने का, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 21। ये मुझे करंट ईयर का भी दिखाना है और कंपैरिजन में मुझे पिछले साल का दिखाना है। करेक्ट। तो करंट ईयर हो गया 3 मंथ एंडेड दिसंबर, 3 मंथ्स एंडेड दिसंबर 31 2021, 3 महीना। YTD की बात करता हूँ, YTD इज 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर 31 2021। कंपैरिजन में सेम चीज पिछले साल की, तो बोलो जी 3 मंथ्स एंडेड दिसंबर 31 2020 और 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर 31 2020। तो करंट में 3 महीना और 9 महीना आया, YTD नंबर आया, सेम पिछले साल का इंटरिम पीरियड आया और YTD नंबर आया। करेक्ट। जब मैं बात करता हूं सोसी की और कैश फ्लो की, सोसी और कैश फ्लो YTD बनेगा, YTD मतलब 9 महीने का बनेगा, 9 मंथ बोल लीजिए, या फिर 1 अप्रैल से लेके 31/3/21। और कंपैरिजन में क्या आएगा? 1 अप्रैल 20 से लेके 31/3/20, यही आएगा। ये है आपके पास सोसी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 20, ये पिछले साल के नंबर हो गए, और 1 अप्रैल 21 से लेके 31/3/21, मतलब ये पूरी मूवमेंट 9 महीने की करंट ईयर की हो गई, 9 महीने की पिछले साल की हो गई। मैं साथ साथ आपको कैश फ्लो भी दिखाता हूँ। दिस इज माई कैश फ्लोज। कैश फ्लो बनेंगे YTD मतलब 9 महीने के, तो 9 महीना मतलब 9 मंथ एंडेड दिसंबर 21, और कंपैरिजन में आया 9 मंथ एंडेड दिसंबर 20। तो जो 9 मंथ एंडेड करंट ईयर का है, सेम पिछले साल का आपने एज अ कंपेरेबल में दिखा दिया। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाके इन्फोसिस की बैलेंस शीट डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से अगर आप देखेंगे ना, खुद भी देखेंगे, तो आपको ये प्रॉपरली समझ आ जाएगा। ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या रिकॉग्निशन और मेजरमेंट प्रिंसिपल है आपके इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा आप बात कर रहे हो रिकॉग्निशन की एंड मेजरमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब इंटरिम अकाउंट्स बनाओगे तो आप इंटरिम अकाउंट्स में अपने एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस किस तरीके से दिखाओगे, मतलब किस वैल्यू पे दिखाओगे, उनको कैसे मेजर करोगे। बिफोर गेटिंग इनटू स्टैंडर्ड, मैं सिंपल सी एक चीज आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो,
इंटरिम अकाउंट्स एक इंटरिम पीरियड के लिए बनते हैं, एनुअल अकाउंट्स पूरे साल के लिए बनते हैं। करेक्ट। एनुअल अकाउंट्स बनाने के लिए आप स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, अकाउंटिंग पॉलिसी सारी फॉलो करते हो और सब चीज लगाकर आप अपने अकाउंट्स बनाते हो। इंटरिम अकाउंट्स बनाओगे तो क्या कुछ अलग होना चाहिए? आइडली जिस तरीके से मैं एनुअल अकाउंट्स बना रहा हूँ मुझे अपने इंटरिम अकाउंट्स भी वैसे ही बनाने चाहिए। करेक्ट और रॉन्ग? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे एनुअल अकाउंट्स बन रहे हैं इस पीरियड के लिए और अगर मैं इंटरिम अकाउंट्स बना रहा हूँ मान लो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर के, तो जो पॉलिसीज और जिस तरीके से मैं एसेट लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करता हूँ एनुअल अकाउंट्स में, जैसे इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज होती है इंड एस 2 के अकॉर्डिंग, पीपीई रिकॉग्नाइज होता है इंड एस 16 के अकॉर्डिंग, इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज होगा इंड एस 38 के अकॉर्डिंग। करेक्ट। तो सारे स्टैंडर्ड है ना हमारे पास रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो जब मैं इंटरिम अकाउंट्स बना रहा हूँ तो मुझे अलग से किस चीज की जरूरत है? तो सिंपली स्पीकिंग स्टैंडर्ड कहता है भैया जैसे आप एनुअल अकाउंट्स बनाते हो इंटरिम अकाउंट्स भी वैसे ही बनेंगे। जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप एनुअल अकाउंट में फॉलो करते हो वही अकाउंटिंग पॉलिसी आपको इंटरिम अकाउंट्स के लिए भी फॉलो करनी पड़ेगी। आप कुछ बदलोगे नहीं, अनटिल अनलेस आप अकाउंटिंग पॉलिसी ही चेंज करना था तो आप इंड एस 8 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करोगे। बट सिंपली स्पीकिंग आप जैसे अकाउंट्स बनाते हो एनुअल वैसे ही आप बनाओगे इंटरिम अकाउंट्स। पहली चीज आ गई थी अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी लगेंगी, तो आप बोलोगे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू यूज सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एज फॉलोड इन एनुअल अकाउंट्स, एक्सेप्ट अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना चाहते हो एनुअल अकाउंट्स के बाद। मतलब एनुअल अकाउंट्स में मान लीजिए जब 31 मार्च निकला तब आपने इन्वेंट्री वैल्यू करी थी फीफो पे, अब आप चाहते हो उसको चेंज करना वेटेड एवरेज पे, तो ठीक है स्टैंडर्ड कहता है अगर ऐसी सिचुएशन है आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, बट इंड एस 8 का उस समय ध्यान रखिएगा। Principles for recognizing asset liabilities income expense for interim period are same as in the annual financial statement। जैसे एनुअल में करते हो वैसे ही इंटरिम में रिकॉग्नाइज करना। अगर मैं एसेट की बात करूं जैसे पीपीई है, पीपीई को आप एनुअल अकाउंट्स में किस पे वैल्यू करते हो, कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल पे? मान लो आप कॉस्ट मॉडल लेते हो तो आप इंटरिम में भी कॉस्ट मॉडल लोगे। आप डेप्रिसिएशन लगाते हो एनुअल में, आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे। जब आप इंटरिम अकाउंट्स बनाओगे तो आप सिर्फ इंटरिम पीरियड का डेप्रिसिएशन लगाओगे। इन्वेंट्री की बात करता हूँ, आप एनुअल अकाउंट्स में इन्वेंट्री वैल्यू करते हो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे, तो जब आप इंटरिम अकाउंट्स बनाओगे आप मतलब इन्वेंट्री को तब भी आप किस पे वैल्यू करोगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। जब आप बात करते हो रेवेन्यू की, रेवेन्यू के लिए आप इंड एस 115 लगाते हो, 5 स्टेप रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल फॉलो करते हो। तो स्टैंडर्ड कहता है यार इंटरिम ने थोड़ी ना कोई पाप किया, इंटरिम में भी आप सेम ही चीज करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है। इसके अलावा स्टैंडर्ड एक चीज और कहता है जब आप इंटरिम अकाउंट्स बनाओगे ना तो आप कोशिश करो सारी चीजों को किस पे मेजर करो, ईयर टू डेट पे मेजर करो, क्योंकि इससे क्या होगा ना फिर आपके एनुअल अकाउंट्स को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले एक एग्जांपल देख लीजिए फिर दोबारा रीड कर लेंगे। अज्यूम एन एंटिटी मेड बेड डेट प्रोविजन इन द फॉलोइंग मैनर। कोई एंटिटी है बेड डेट का प्रोविजन बनाती है, जून क्वार्टर में उसने 5% का प्रोविजन बनाया है सेल्स के ऊपर। 100 करोड़ की सेल थी तो उसने 5 करोड़ का प्रोविजन बना दिया। सितंबर क्वार्टर में क्वार्टरली सारा काम हो रहा है, मान लो क्वार्टरली इंटरिम अकाउंट्स बनते हैं। सितंबर क्वार्टर में भी उसने 5% के हिसाब से प्रोविजन बनाया, सेल थी 150 करोड़ की, प्रोविजन बना दिया 7.5 करोड़ का। ठीक है। अब जैसे ही दिसंबर में आए तो एंटिटी ने कहा कि यार ये जो मेरा 5% वाला एस्टिमेट है ना ये कुछ सही नहीं है, मैं इसको 6% कर देता हूँ। आप एस्टिमेट्स चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इंड एस 8 भी ये कहता है अगर आप कभी एस्टिमेट चेंज करते हो तो उसका प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट दे सकते हो, आपको रेट्रोस्पेक्टिव पिछले सालों को इम्पैक्ट देने की जरूरत। अब दिसंबर क्वार्टर के लिए सेल हुई है जी 200 करोड़। कॉम्प्यूट अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अज्यूमिंग आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से शुरू होता है। आपको दिसंबर क्वार्टर के लिए बैड डेट का कितना प्रोविजन बनाना है वो बताना है। ठीक है। अब स्टैंडर्ड कहता है आप सारी चीजें ना ईयर टू डेट पे कैलकुलेट करो। ईयर टू डेट मतलब साल कब से शुरू हुआ, 1 अप्रैल, खत्म कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। ठीक है। तो आप पूरे पीरियड का निकालो, उसके बाद आप क्वार्टर के नंबर निकालना या फिर इंटरिम पीरियड के नंबर निकालना। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं प्रोविजन कैलकुलेट करूंगा तो मैं पूरे 9 महीने का वाईटीडी नंबर पे कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद मैं करंट क्वार्टर के नंबर्स निकालूंगा। कैसे निकालूंगा ध्यान से देखिए। पहले आप क्या करो, वाईटीडी बेसिस पे प्रोविजन निकालो। तो वाईटीडी बेसिस पे मेरी 9 महीने की टोटल सेल कितनी है, 100 प्लस 150 प्लस 200 करोड़। वाईटीडी का मतलब ईयर टू डेट, ईयर टू डेट मतलब मेरा यहाँ पे हो गया 9 महीना। मेरा 9 महीने की सेल कितनी है, तीनों सेलों को जोड़ दी, 100 प्लस 150 प्लस 200। अब प्रोविजन कितना परसेंट बनना चाहिए, 6%, 6% बनाओ।
कितना आ गया 27 करोड़। तो आपका 9 महीने का प्रोविजन होना चाहिए 27 करोड़ का, बुक्स पे 27 करोड़ का खर्चा जाना चाहिए। आपने 6 महीने में कितना खर्चा बुक कर दिया? आपने 6 महीने में खर्चा बुक किया है जी 7 और 7.5 और 5 12.5 करोड़। तो आप जो दिसंबर क्वार्टर है उसमें कितना खर्चा डालोगे? 14.5 करोड़। स्टैंडर्ड कहता है ये चीज, स्टैंडर्ड कहता है जब आप वर्किंग कर रहे हो तो आप ईयर टू डेट पे काम करो। आप ईयर टू डेट का नंबर निकालो, फिर उसमें से जो भी अब तक आपने रिकॉग्नाइज कर दिया है वो माइनस कर देना, आपके क्वार्टर का या इंटरिम पीरियड का नंबर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जब आप साल के एंड में जाओगे तो जो आपका इंटरिम फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग फिगर्स है और जो आपके एनुअल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग फिगर होंगी वो दोनों सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो मार्च में कोई सेल नहीं है, ठीक है, अज्यूम कर लो हाइपोथेटिकली। अब मैं एनुअल अकाउंट्स बना रहा हूँ, मैं एनुअल अकाउंट्स बना रहा हूँ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के, पूरे 12 महीने के बना रहा हूँ। जब मैं 12 महीने के बनाऊंगा तो मुझे 12 महीने की सेल लेनी है और उसके ऊपर प्रोविजन बनाना है। 12 महीने की सेल कितनी हो जाएगी? 9 महीने की सेल है इतनी, 200 300 450। मार्च में कोई सेल नहीं है, 450 इंटू में 6%, कितना बनना चाहिए प्रोविजन? आइडली 27 करोड़। इंटरिम में भी आपने कितना प्रोविजन बनाया है? 27 करोड़ का प्रोविजन बनाया है, करेक्ट। मतलब वाईटीडी जो प्रोविजन बनाया आपने 27 करोड़ ही बनाया। तो जनरली जब आप इंटरिम अकाउंट्स बनाते हो आप इस तरीके से बनाते हो कि जब आप एनुअल अकाउंट्स बनाओगे, इंटरिम क्या है, मान लो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4, चारों को जोड़ के पूरा साल बन जाता है। तो स्टैंडर्ड कहता है जो इनके नंबर है ना और जो एनुअल नंबर है वो आइडली सिमिलर होने चाहिए। मतलब क्वार्टर 4 के अगर मैं रेवेन्यू के और एक्सपेंस के नंबर जोड़ दूंगा तो वो आइडली एनुअल अकाउंट्स के मोटा मोटा इक्वल आने चाहिए। और अगर बैलेंस शीट के नंबर बात करूंगा तो जो क्वार्टर 4 के एंड में नंबर होंगे वो एनुअल अकाउंट के से टैली करने चाहिए। तो स्टैंडर्ड ये कहता है, स्टैंडर्ड ने क्या कहा, जब आप आईएफआर बनाते हो तो आपको ईयर टू डेट बेसिस पे अकाउंट बना रहे हैं। इससे क्या होता है, ये इंश्योर होता है कि इट डज नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट इन द एनुअल रिजल्ट। अज्यूम करो आपके अकाउंट्स अप्रैल टू मार्च है, आप क्वार्टरली आईएफआर बना रहे हो और आपको अगर सितंबर क्वार्टर का नंबर चाहिए तो पहले आप क्या करोगे, 6 महीने के नंबर निकालोगे अप्रैल टू सितंबर, फिर उसमें से जून क्वार्टर को माइनस करोगे, तब आपके पास सितंबर क्वार्टर का नंबर आएगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए मेरा पूरा साल है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 12 महीने। मेरे पास मैं क्वार्टरली अकाउंट्स बना रहा हूँ, इंटरिम अकाउंट्स क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4। किसी महीने में सेल ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। मान लो यहाँ पर सेल हुई 100 करोड़, यहाँ पे हुई 150 करोड़, यहाँ पे हुई 200 करोड़, यहाँ पे हुई 150, टोटल हो गई पूरे साल की 600 करोड़ की सेल। ठीक है, अब क्या मैनेजमेंट बोल सकती है, यार देखो मेरे पूरे साल की सेल 600 करोड़ है, मेरे पास 4 क्वार्टर है, चारों में मैं कितना शो करता हूँ आईएफआर में? 150 करोड़ में चारों में शो कर देता हूँ। मैनेजमेंट कह रही है कि देखो मेरे पूरे साल की सेल कितनी है, 600 करोड़ की, एनुअल अकाउंट्स में 600 करोड़ ही आएंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। इंटरिम में मैं क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है। तो मैं इंटरिम में 150 करोड़ दिखा देता हूँ। इससे क्या होगा, हर बार के मेरे रिजल्ट ठीक दिखेंगे। एक तो सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन आप बोलो कि कभी ऐसा है कि कभी सेल ज्यादा है कभी सेल कम है, कंपनी कहती है मेरे खर्चे, एक काम करती हूँ जिसमें सेल ज्यादा है वहां खर्चे ज्यादा डाल देती हूँ, जिसमें सेल कम है उसमें कम खर्चे डाल देती हूँ, इससे मेरे हर जगह प्रॉफिट मोटा मोटा सेम दिखेंगे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? स्टैंडर्ड कहता है नहीं। स्टैंडर्ड कहता है जब आप रेवेन्यू की बात कर रहे हो, जब आप कॉस्ट की बात कर रहे हो, तो आपको अकाउंटिंग, अगर आपके एनुअल अकाउंट्स होते तो आप कैसे अकाउंटिंग करते हो? एज दे आर इनकर्ड। जब खर्चा इनकर होता है तब आप खर्चे की अकाउंटिंग करते हो, जब आप सेल करते हो तो आप रेवेन्यू की अकाउंटिंग करते हो। तो क्वार्टर में भी आपको यही करना पड़ेगा। आप क्वार्टर के नंबर्स को ना तो डेफर कर सकते, ना प्रीपोन कर सकते, एंटिसिपेट करके उसको इक्वेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो क्वार्टर 1 हुआ, आपकी 100 करोड़ की सेल थी, स्टैंडर्ड कहता है 100 करोड़ ही दिखाओ। आप ये नहीं बोल सकते कि देखो मेरे को उम्मीद है मेरे पूरे साल की सेल 600 करोड़ होगी, मैं चारों क्वार्टर में 150 करोड़ दिखा देता हूं। आई कैन एंटिसिपेट माई नंबर एंड देन प्रेजेंट इट। स्टैंडर्ड कहता है ना। स्टैंडर्ड कहता है सिंपल सी बात, जितना हुआ है जितना अर्न किया है उतना ही दिखाना है, उससे ज्यादा उससे कम नहीं दिखाना। सेम वे में खर्चे में ऐसा नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पे आपने 200 करोड़ का खर्चा कर दिया, आप बोल रहे हो यार मेरी तो 100 करोड़ की सेल है, 200 करोड़ का खर्चा, 100 करोड़ का नुकसान दिखेगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ 80 करोड़ दिखाता हूँ और 120 करोड़ क्वार्टर 3 में दिखा देता हूँ, मतलब मैं खर्चे को डेफर कर देता हूँ। स्टैंडर्ड कहता है नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। जैसे खर्चा इनकर किया है तभी दिखाना है, जैसे रेवेन्यू अर्न किया है तभी दिखाना है। ठीक है जी।
रेवेन्यूज की अकाउंटिंग सिंपल है, रेवेन्यू जैसे जैसे अर्न करोगे, जिस पीरियड में सेल करोगे उसी में दिखानी पड़ेगी। चाहे आपका रेवेन्यू सीजनल हो, साइक्लिकल हो, ओकेजनल हो विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब सीजनल मतलब किसी क्वार्टर में ज्यादा है, किसी क्वार्टर में कम है। अकेजनल है मतलब कभी आता है कभी नहीं आता, हो सकता है किसी क्वार्टर में नहीं आए, हो सकता है किसी क्वार्टर में आपकी इनकम हो जाए। तो स्टैंडर्ड कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटिटी शैल नॉट एंटिसिपेट और डेफर एज ऑफ इंटरिम डेट। और उसकी अकाउंटिंग कैसे करेगी, जैसे जैसे आप उसे अर्न करते जाते हो। सिमिलर सी बात, सीधी सादी बात है, जैसे ईयर एंड पे आप अकाउंटिंग कैसे करते हो, जैसे आप अर्न करते हो, सिंपल सी चीज है। अब डिविडेंड जैसे एग्जांपल ले लो, डिविडेंड का, रॉयल्टीज का, गवर्नमेंट ग्रांट का, इनकी अकाउंटिंग कब होती है, जब आप ये अर्न करते हो, जब आपको राइट मिल चुका है कि हाँ जी ये चीजें मिलेंगी, करेक्ट। तो जब ये ड्यू हो गए, अर्न कर लिए, तभी आप इसकी अकाउंटिंग करोगे। आप इसको ऐसा नहीं करोगे, अच्छा मुझे चौथे क्वार्टर में डिविडेंड मिलेगा, मेरे पहले क्वार्टर में नुकसान है, एक काम करता हूँ पहले क्वार्टर में ही डिविडेंड की इनकम डाल देता हूँ, पूरे साल में तो आ ही जाएगी। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, आप इनको तभी अकाउंट फॉर करो जब आपने अर्न किया है, एंटिसिपेशन या डेफरमेंट की कोई बात मत करना, ठीक है जी। अगर सीजनल रेवेन्यू है तो रिटेलर ये नहीं बोलेगा कि यार एक क्वार्टर में ज्यादा है एक क्वार्टर में कम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तभी अकाउंटिंग करोगे जैसे आपने उसे अर्न किया है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एंटिसिपेशन और डेफरमेंट। कॉस्ट सेम प्रिंसिपल, कॉस्ट आर अकाउंटेड एज दे आर अर्न। सेम वे में अगर कभी ऐसा है कि कॉस्ट एक क्वार्टर में ज्यादा है, दूसरे क्वार्टर में कम है, एक महीने में ज्यादा है, दूसरे महीने में कम है, तब भी आप उसे क्या करोगे, आप उसे तभी अकाउंट फॉर करोगे व्हेन दे आर इनकर्ड। आप उसको एंटिसिपेट नहीं करोगे, डेफर नहीं करोगे। बट अगर कोई ऐसा खर्चा है जो आप ईयर एंड पे डेफर कर देते हैं, जिसका प्रोविजन बनाते हैं, तो आपको इंटरिम पीरियड में उसको डेफर करना या एंटिसिपेट करना अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर यू। आपका साल है 1 अप्रैल x1 से 31 मार्च x2, ठीक है। आपने रेंट पे किया 15 मंथ्स का। कब पे किया, आपने पे किया 1 जुलाई को, 15 महीने का मतलब हो गया 30/9 x2 तक, ठीक है। जब मैं 31 मार्च को एनुअल अकाउंट्स बना रहा हूंगा, सिंस ये रेंट मैंने 30/9 तक के लिए पे किया है, 6 महीने के बाद से रिलेट करता है, तो क्या मैं 6 महीने को प्रीपेड एक्सपेंस में नहीं दिखाऊंगा। मैंने रेंट 1 जुलाई से लेके अगले साल के सितंबर तक दिया है, मेरा साल मार्च में खत्म हो गया, 6 महीने का मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्या मैं इसे प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। तो जब आप इंटरिम अकाउंट्स बनाओगे, मान लो आप 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर के अकाउंट्स बना रहे हो, तो क्या मैं पूरा रेंट यहाँ दिखा दूं। स्टैंडर्ड कहता है नहीं भैया, ये आपके इस पीरियड का नहीं है, आप ईयर एंड पे भी होते तो इसको प्रीपेड में लेके जाते ना, डेफर कर देते ना अगले साल के लिए, तो अभी भी आप उसे डेफर कर दो। तो सिंपल सी बात है, जो जिस पीरियड के लिए है उसकी अकाउंटिंग वही होगी। अगर साल के एंड में मैं कोई चीज एंटिसिपेट कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ या डेफर कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो अगले पीरियड से रिलेटेड होगी। डेफर तभी करूंगा जब अगले पीरियड से रिलेटेड होगी, एंटिसिपेट तभी करूंगा, प्रोवाइड तभी करूंगा जब करंट पीरियड से रिलेटेड होगी। तो स्टैंडर्ड भी यही कहता है, अगर वो चीज आपको लग रहा है ईयर एंड पे डेफर होनी थी या प्रोवाइड फॉर होनी थी, तो आप इंटरिम पीरियड पे भी उसे डेफर या प्रोवाइड फॉर कर सकते हो। सिंपल स्पीकिंग, अगर नेक्स्ट पीरियड का है तो नेक्स्ट पीरियड में अकाउंट फॉर करना, करंट पीरियड का है तो करंट में अकाउंट फॉर करना। नेक्स्ट इज एस्टिमेट्स। देखो जब आप इंटरिम अकाउंट्स बनाते हो ना, तो एस्टिमेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि होता क्या है ना, सारे नंबर, सारे बिल्स, सारे एक्सपेंसेस आपके पास नहीं आ पाते, आपको बहुत चीज़ें एस्टिमेट करनी होती है। मान लीजिए जब आप सितंबर क्वार्टर के अकाउंट्स बना रहे हो 1 जुलाई से 30 सितंबर, तो आप जनरली 5 या 10 अक्टूबर तक इन अकाउंट्स को बना दोगे, मतलब अगले 5-10 दिन में काम खत्म कर दोगे। पर जब आप एनुअल अकाउंट्स बनाते हो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो आपके पास समय ज्यादा होता है, आप 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगा के जो भी बिल्स वगैरह लेके सारी चीजें एक्चुअल एंट्री डाल के काम कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड कहता है भैया जब आप इंटरिम अकाउंट्स बना रहे हो ना, तो सारी डिटेल अवेलेबल नहीं होती बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेजेस। तो आप क्या कर सकते हो, आप एस्टिमेट कर सकते हो। एस्टिमेट्स का बहुत यूज होता है इंटरिम अकाउंट्स में। बट एक चीज याद रखना, एस्टिमेट करने का तरीका सेम ही लेना जैसे ईयर एंड पे लेते। दूसरी चीज, एस्टिमेट वाईटीडी बेसिस पर करना। आईएफआर रिक्वायर अ ग्रेटर यूज ऑफ एस्टिमेशन देन एनुअल एफएस। सेकेंड चीज, एस्टिमेट वाईटीडी बेसिस पे होगा, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल समझा था, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एस्टिमेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एस्टिमेट। तो आप वाईटीडी बेसिस पे बनाओगे। कभी ऐसा होगा कि आपने एस्टिमेट चेंज किया, जैसे हमने 5% से 6% कर दिया था, दिस इज अ मटेरियल चेंज, क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा आ गया था। 5% से 6%, 1% का चेंज करोड़ों में था, करेक्ट, देख लो जरा। अगर यहीं पे 5% होता तो मैंने खर्चा कितना डाला होता, 200 का 5%, मोटा मोटा 10 करोड़ का खर्चा डाला होता। अभी मैंने कितना खर्चा डाला है बुक्स में, 14.5 करोड़, मतलब 4.5 करोड़ से बढ़ा दिया। तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट चेंज।
तो इंड एज 34 एंड 8 दोनों कहते हैं कि अगर आपका जो चेंज है, आपने कभी भी चेंज किया है तो आपको उसका नेचर बताना है, अमाउंट बताना है, जिसका क्या है मटेरियल इफेक्ट। इंडिया से 8 और 34 कहते हैं कि कभी भी आपने एस्टिमेट पे चेंज किया है और अगर उसका मटेरियल इफेक्ट है, चाहे करंट पीरियड में चाहे अगले पीरियड पे, मतलब इंडिया से 8 तो ये कहता है करंट ईयर में चाहे अगले ईयर में, दोनों में है तो भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर आईएफआर बना रहे हो, एस्टिमेट पे चेंज कर रहे हो, उसका मटेरियल इफेक्ट है तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी तक हम लोगों ने देखो रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के बेसिक प्रिंसिपल तो समझ लिए। अब कुछ अकाउंटिंग आइटम्स पे बात कर लेते हैं कि उसको कैसे अप्लाई करेंगे। वैसे तो बहुत सिंपल है, जनरल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक छोटी सी चीज़ याद रखना, क्या, जैसे आप ईयर एंड के फाइनेंशियल में, क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे आप ईयर एंड के फाइनेंशियल में काम करोगे सेम वे में आपको आईएफआर में काम करना पड़ेगा। अगर आपको ये लाइन समझ आ गई है ना, इनमें से जितनी आइटम मैंने यहाँ लिखी है सारी आपकी कंक्लूड हो जाएगी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आप ईयर एंड के फाइनेंशियल पे काम करोगे, ईयर एंड पे अगर कोई लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है तो इंटरिम आईएफआर में भी रिकॉग्नाइज करोगे। ईयर एंड पे अगर आपको क्या करना है, कोई लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करनी है तो आप इंटरिम में भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। ईयर एंड पे अगर कोई आपको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज डेफर करना है मान लीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इंटरिम में भी आप उसको डेफर करके चलोगे। तो इट्स वेरी सिंपल, जैसे आप ईयर एंड पे काम करते हैं आपको इंटरिम में भी वैसे ही काम करना है। पॉइंट नंबर 1 इज प्रोविजन। प्रोविजन बहुत सिंपल है, जैसे आप ईयर एंड पे प्रोविजन बनाते हो जिस तरीके से, आपको मोटा मोटा उसी तरीके से इंटरिम डेट पे भी अपने प्रोविजन बनाने हैं। तो अगर आपका अकाउंट 31 मार्च को खत्म होता है, मान लीजिए ये आपके एनुअल अकाउंट्स की डेट है, और मान लो आपका इंटरिम की डेट है 30 सितंबर, मतलब आप सितंबर क्वार्टर के अकाउंट्स बना रहे हो, तो जिस तरीके से आप 31 मार्च को प्रोविजन बनाते हैं आप 30 सितंबर को भी वैसे ही प्रोविजन बनाओगे। इसके अलावा लायबिलिटी विच आर लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ऐसी लायबिलिटी जो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है, लॉ ने मैंडेट की है, या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है जो आपके एक्ट से, आपकी प्रीवियस एक्टिविटीज से पता लग रहा है कि है, तो ऐसी लायबिलिटी को आपको ईयर एंड पे रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो जब आप ईयर एंड पे रिकॉग्नाइज करोगे तो क्या सेम चीज इंटरिम में भी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए? हाँ जी, आपको इंटरिम पीरियड के एंड में भी, मतलब 30 सितंबर को भी सिमिलर लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 30 सितंबर डेटा। तो अगर मैं बात करूं जैसे ईयर एंड बोनस है, ईयर एंड बोनस मुझे पता है साल के एंड में देना है, मैं 31 मार्च को उसका प्रोविजन बनाऊंगा पूरे साल का, करेक्ट, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का पूरे साल का प्रोविजन मैं 31 मार्च को बना दूंगा। तो स्टैंडर्ड कहता है सिंस आप 31 मार्च को प्रोविजन बना रहे थे तो इंटरिम में जब 30 सितंबर था तो उसकी कोई गलती है, तो आप उस दिन भी प्रोविजन बनाओगे, बट कब से कब तक का, 1 अप्रैल से लेकर 30/9 तक का। आई एम सेइंग अगर आप 31 मार्च से प्रोविजन बना रहे थे 1 अप्रैल से 31 मार्च का, तो आप 30/9 को भी प्रोविजन बनाओगे 1 अप्रैल से लेकर 30/9 तक का। इतनी बात क्लियर? जब आप बात करते हो टैक्सेस की, इंश्योरेंस की, तो टैक्सेस जनरली ना कुछ पर्टिकुलर रेट पे पे होते हैं। तो स्टैंडर्ड कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, जिस रेट पे आप एनुअली टैक्स पे करते हो उसी रेट के अकॉर्डिंग आप क्या करो, इंटरिम पीरियड में भी प्रोविजन बना देना या खर्चा बुक कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका ईयर का खर्चा है 1000 करोड़, ठीक है, ईयर का खर्चा है, आपने इसमें टैक्सेस दिए हैं मान लो 20 करोड़ रुपए के, अराउंड 2%, ठीक है। एम्प्लॉयर को क्या करना होता है, जब आप प्रोविडेंट फंड की बात करते हो, टैक्सेस की बात करते हो, तो एम्प्लॉय के बिहाफ पे, और यू कैन से एम्प्लॉयर को कुछ पैसे कट करके जमा कराने होते हैं, कुछ खर्चा करना होता है। तो अगर 1000 करोड़ पे 20 करोड़ है, 2% है, आपने इंटरिम में मान लो 30 सितंबर तक, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक आपने 500 करोड़ का खर्चा किया मान लो, तो आप कितने का टैक्स का प्रोविजन बना दोगे? 2% के हिसाब से 10 करोड़ रुपए का। स्टैंडर्ड कहता है आप एनुअल रेट ले लो, जो भी आपका एनुअल रेट है उस रेट के बेसिस पे आप करंट इंटरिम पीरियड में भी खर्चा बना देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेजर प्लान्ड पीरियोडिक मेंटेनेंस और ओवरऑल, अगर आपने सोचा है कि कोई मैं बड़ा ओवरऑल करूंगा, रिपेयर करूंगा, मेंटेनेंस करूंगा, तो उसका खर्चा कब अकाउंट फॉर करूं? क्या पूरे साल में थोड़ा थोड़ा करके बांट दूं? स्टैंडर्ड कहता है नहीं, जब खर्चा करोगे ना, व्हेन यू आर इनकरिंग द एक्सपेंस, तभी आप अकाउंट फॉर करोगे। क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास 4 क्वार्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जून क्वार्टर है, सितंबर क्वार्टर है, दिसंबर क्वार्टर है, मार्च क्वार्टर है। अभी ध्यान से देख लो, अभी इन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा दूंगा सो डेट आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको पता है, मान आप कह रहे हो कि यार मैं पूरे साल में ना
100 लाख का कुछ खर्चा करूंगा रिपेयर पे, तो मैं एक काम करूं, मैं जून में 25 लाख बुक कर देता हूं, सितंबर में 25 लाख, दिसंबर में 25 लाख, मार्च में 25 लाख, चारों क्वार्टर में 25-25 लाख बुक कर देता हूं, इससे मेरे हर क्वार्टर में खर्चा इक्वल चला जाएगा। स्टैंडर्ड कहता है नहीं। स्टैंडर्ड कहता है आपने अगर कोई मेजर पीरियोडिक मेंटेनेंस या ओवरऑल रिपेयर प्लान किया है, तो जब आप उसे इनकर करोगे ना, उसी क्वार्टर में लेना। अगर मान लो आपने दिसंबर क्वार्टर में 100 लाख का खर्चा किया, तो स्टैंडर्ड कहता है दिसंबर में ही बुक करोगे, बाकी क्वार्टर में बुक नहीं करोगे। ठीक है। वेरिएबल लीज पेमेंट, वेरिएबल लीज पेमेंट हमने लीसेस के अंदर पढ़ा है। तो वेरिएबल लीज पेमेंट को आपको खर्चा बुक करना होता है, प्लस लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी होती है एट रिपोर्टिंग पीरियड एंड। मार्च में भी आप रिपोर्टिंग पीरियड एंड पे उसकी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हो। तो अगर आप मार्च पे उसकी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसका पूरे साल में खर्चा डाल रहे हो, तो जब आप इंटरिम अकाउंट्स बनाओगे, तो इंटरिम अकाउंट्स के एंड पे भी, मतलब 30 सितंबर अगर आपका इंटरिम अकाउंट्स है, तो उस पर भी आपको उसकी लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कंपेंसेटेड एब्सेंसेस, कंपेंसेटेड एब्सेंस होता है लीव एनकैशमेंट सॉर्ट ऑफ, कि आपका जो एम्प्लॉय है उसने छुट्टी नहीं ली, उसके बदले या तो आपको उसे पैसे देने पड़ रहे हैं या छुट्टी देनी पड़ रही है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इंड एस 19 के अकॉर्डिंग उसकी साल के एंड में लायबिलिटी निकालनी पड़ती है और प्रोविजन बुक करना पड़ता है। मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले, जैसे आप ईयर एंड पे करते हो, आप वैसे ही इंटरिम में भी करोगे। आपने क्या किया, 31 मार्च को उसकी लायबिलिटी कैलकुलेट करी और उसका प्रोविजन बुक किया। तो जब आप 30 सितंबर को बैठे हो, तो आप 30 सितंबर के अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटी कैलकुलेट करो और उसका प्रोविजन बुक करो। मैं फिर वही कह रहा हूँ, जैसे आप ईयर एंड पे काम कर रहे हो, आपको इंटरिम में भी वही काम करना है। इंटरिम में एज पर इंड एस 19 एम्प्लॉयज बेनिफिट आपको क्या करना पड़ता है, कंपनसेटेड एब्सेंसेस को एस्टिमेट करना है, उसका खर्चा निकालना है और लायबिलिटी बुक करनी है। तो इंटरिम में भी क्या करोगे, चाहे 30 सितंबर हो, चाहे 30 जून हो, चाहे 31 दिसंबर हो, जब भी होगा आपको उसकी लायबिलिटी एस्टिमेट करनी पड़ेगी, खर्चा बुक करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर सच एज डोनेशन, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। स्टैंडर्ड कहता है ये सारे खर्चे डिस्क्रिशनरी खर्चे होते हैं, हो सकता है आप करो, हो सकता है ना करो। अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि जी मैं ना डोनेशन दूंगा 100 लाख का, मेरे पास साल में 4 क्वार्टर है, मैं हर क्वार्टर में 25-25 लाख रुपए बुक कर देता हूँ। स्टैंडर्ड कहता है नहीं। स्टैंडर्ड कहता है ये खर्चा तभी बुक होगा व्हेन दे आर इनकर्ड, टिल द टाइम दे आर नॉट इनकर्ड आप इस खर्चे को बुक नहीं कर सकते। मान लो आप सितंबर क्वार्टर में पे कर रहे हो, तो आपको सितंबर क्वार्टर में ही बुक करना पड़ेगा, आप बाकी क्वार्टर्स में बुक नहीं कर सकते। मैनेजमेंट कह सकती है, मैनेजमेंट कह सकती है कि देखो अगर मैंने सारा खर्चा सितंबर में डाला, तो सितंबर में मेरा खर्चा अननेसेसरी हाई दिखेगा, बाकी क्वार्टर्स में कम दिखेगा, ये तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, मतलब डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। तो आप बोलोगे नहीं भाई ऐसा नहीं है, अगर तुमने खर्चा ही नहीं किया तो किस बात का प्रोविजन बना दूं। तुमने जून में प्रोविजन बना दिया 25 लाख का, सितंबर में बना दिया, दिसंबर में बना दिया, मार्च में जाके बोलते हो नहीं कर रहे खर्चा। फिर इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा जो भी डिस्क्रिशनरी खर्चा है, डोनेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ये खर्चा आपके ऊपर है, आप करो ना करो, चाहे प्लान्ड भी हो, बट जब इनकर होगा तभी आप इसको अकाउंट्स में लेकर आओगे, आप इसका अदरवाइज प्रोविजन नहीं बुक करोगे। दे शुड बी रिकॉग्नाइज as they are incurred, no liability should be recognized at interim period and for which it has not been incurred। एक और चीज, आप इनको डेफर नहीं कर सकते, आप इनको एंटिसिपेट करके प्रोविजन भी नहीं बना सकते। जब मैं बोलता हूँ ना कि हर जैसे 100 लाख का खर्चा है, हर क्वार्टर में आप 25-25 लाख डाल दो, दिस इज एंटिसिपेशन। आपने एंटिसिपेट किया पूरे साल में इतना खर्चा आएगा, हर साल में डाल दिया। या फिर आप ये बोलो कि देखो सितंबर में मैंने 100 लाख का खर्चा किया है, कर दिया, बट अगर मैं सारा खर्चा सितंबर में डाल दूंगा तो पिक्चर गलत हो जाएगी। एक काम करता हूँ, 30 लाख सितंबर में डालता हूँ, 30 लाख दिसंबर में डाल देता हूँ, 40 लाख मार्च में डाल दूंगा, मेरी दिसंबर मार्च की सेल ज़्यादा होगी, वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, ना मैं आपको डेफर करने दूंगा, ना मैं आपको एंटिसिपेट करने दूंगा, जब आपने एक्चुअल इनकर किया तब आप P&L में बुक कर लेना। नेक्स्ट कम फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन और लॉस। जैसे इंडिया 21 बोलता है करना है, इंडिया 21 बोलता है साल के एंड में, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे आपको क्या करना होता है, आपको जो भी फॉरेन करेंसी के मॉनेटरी आइटम होते हैं उसको आपको रीस्टेट करना होता है और उसका गेन लॉस बुक करना होता है। यही कहता है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था जो आप ईयर एंड पे करते हो आपको इंटरिम पे भी वही करना है। मतलब अगर आप 30 सितंबर को बैठे हो, 31 मार्च को क्या कर रहे थे, 31 मार्च को आप रीस्टेट कर रहे थे फॉरेन करेंसी आइटम्स को, उसके बाद उसका गेन लॉस बुक कर रहे थे, अभी भी कर दो। 30 सितंबर को भी आपको रीस्टेट करना पड़ेगा और गेन लॉस बुक करना पड़ेगा एज पर इंड एस 21। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन लॉस आर मेजर्ड फॉर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय द सेम प्रिंसिपल एज एट फाइनेंशियल ईयर एंड। इंड एस 21 कहता है कि आपको ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट डालनी होती है एज इनकम एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे अराइज। दैट प्रिंसिपल इज
ऑल्सो अप्लाइड ड्यूरिंग ईच इंटरिम पीरियड। एंटिटी डेफर नहीं कर सकती। अब ये पॉइंट क्या है पहले समझा देता हूँ फिर रीड करता हूँ। एंटिटी कहती है मैंने 30 सितंबर को रीस्टेट किया, 30 सितंबर को मान लो मेरी लायबिलिटी थी $1,00,000 की, ठीक है, मैंने ये खर्चा बुक किया था 75 पे, रेट चेंज हो गया 77, ₹2 का मुझे नुकसान हो गया, 2 लाख का मुझे नुकसान हो गया, ठीक है। एज पर इंड AS 21 आपको ये 2 लाख का नुकसान बुक कर देना चाहिए। मैनेजमेंट कहती है यार सब 30 सितंबर है ना, 31 दिसंबर तक मैं इसे पे कर दूंगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। या अभी मार्केट थोड़ी सी मंदी चल रही है, 31 दिसंबर तक रेट फिर कम हो जाएगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए मुझे आइडली इस नुकसान को बुक नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट के वर्डिंग सुनना, मैनेजमेंट कह रही है 30 सितंबर को, क्या कह रही है, अभी मैं 30 सितंबर पे हूं, 30 सितंबर को मेरा 2 लाख का नुकसान है, बट 31 दिसंबर तक आई एम एंटिसिपेटिंग, मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि ये रेट फिर से कम हो जाएगा, मेरा नुकसान खत्म हो जाएगा, इसीलिए एक क्वार्टर में नुकसान डालूं दूसरे में फायदा डालना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जैसे ही आपका ये रेट कम होगा आपका अगले क्वार्टर में गेन आ जाएगा। मैनेजमेंट कह रही है एक में नुकसान डालूं दूसरे क्वार्टर में गेन डालूं, कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मैं इसका अकाउंट फॉर नहीं करूंगी। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, स्टैंडर्ड कहता है अभी की बात करो, फ्यूचर को छोड़ दो। अगर अभी नुकसान है इंटरिम डेट पे बुक करना पड़ेगा, अभी गेन है बुक करना पड़ेगा, फ्यूचर में क्या होगा छोड़ दो, फ्यूचर में जो होगा अगले पीरियड में देखेंगे, अगले क्वार्टर में देखेंगे, इस क्वार्टर में कुछ बात नहीं कर रहे। तो यही कहा एंटिटी डू नॉट डेफर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट एज एन एट एन इंटरिम डेट इफ द एडजस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिवर्स बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वो कह रहे नहीं भाई डेफर नहीं कर सकते, बुक करो। कॉन्टेक्चुअल डिस्काउंट और रिबेट, अगर आपने कस्टमर के साथ कांटेक्ट किया है, आप बोल रहे हो उसको डिस्काउंट दोगे रिबेट दोगे, तो जब मैं साल के एंड में होता तो मुझे पता है ना मुझे डिस्काउंट देना ही है, मुझे रिबेट देनी है, तो मुझे उसका प्रोविजन बुक करना पड़ेगा, करेक्ट। जब साल के एंड में प्रोविजन बुक कर रहा हूं तो इंटरिम में क्यों नहीं करूंगा। मैंने कहा जो ईयर एंड पे करोगे वही इंटरिम पे करना है, तो अगर कोई भी कॉन्टेक्चुअल डिस्काउंट या रिबेट है, अगर आप साल के एंड में, सिंस आपको इसको साल के एंड में भी प्रोविजन बुक करना है, तो आप इंटरिम के पीरियड पे भी इसका प्रोविजन बुक करोगे। बट अगर कोई डिस्क्रिशनरी डिस्काउंट है, हो सकता है आप दो, हो सकता है ना दो, मतलब मैं 31 मार्च को खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं मान लो मेरा साल है 2022-23, मैं 31 मार्च 23 को खड़ा हूं कि यार मैं 23-24 में कोई डिस्काउंट दूंगा, क्या उसका 31 मार्च 23 को प्रोविजन बना दूंगा, नहीं बनाऊंगा ना, अगले साल जो होना है अगले साल अकाउंटिंग एंट्री करूंगा। तो सेम वे में इंटरिम में भी यही करोगे, अगर मैं 30 सितंबर को खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं हो सकता है साल के एंड में मैं कुछ डिस्काउंट दे दूं, तो जब दूंगा तब अकाउंटिंग एंट्री करूंगा, अभी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं करूंगा। क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें, आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, वो क्या करता है आपको खर्चा दे देता है, उसके बाद बोलता है मैनेजमेंट कह रही है कि यार अभी प्रॉफिट ज्यादा है खर्चा डाल दो, या अभी प्रॉफिट कम है अगले में प्रॉफिट ज्यादा होगा तब डाल दो। तो आपको ना देखना पड़ेगा कि ईयर एंड पे क्या करता। सिंपल फंड है, स्टैंडर्ड कहता है मैं ना एंटिसिपेशन अलाउड कर रहा हूँ ना डेफरमेंट अलाउड कर रहा हूँ, जो आप ईयर एंड पे करोगे वही आप अभी करोगे। आपने कोई पीपीई बेचा, स्टैंडर्ड कहता है जब बेचा, कोई बिजनेस सेगमेंट बेचा, उसका जो भी फायदा नुकसान हुआ है उस टाइम अकाउंट फॉर करोगे जब बेचा है, आप उसको अगले क्वार्टर में डेफर नहीं कर सकते, 6 महीने बाद डेफर नहीं कर सकते, आप उसको प्रीपोन भी नहीं कर सकते, पहले एंट्री नहीं डाल सकते। अगर आपने वो चीज सितंबर क्वार्टर में बेची है तो आपको उसकी एंट्री सितंबर क्वार्टर में ही डालनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते अरे मेरा नुकसान हो गया, एक काम कर अगले क्वार्टर में थोड़ी सेल ज्यादा है वहां एडजस्ट कर देता हूँ, स्टैंडर्ड कहता है नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड कहता है जब नुकसान हुआ है व्हेन दे आर इनकर्ड आपको तभी बुक करना पड़ेगा। सेम वे में एक्चुअल बेड डेट्स, जैसे ही आपके बेड डेट होंगे आपको उसी समय बुक करना पड़ेगा, आप उसको अगले क्वार्टर में डेफर नहीं कर सकते, आप उसको पहले से ही प्रोवाइड फॉर, मतलब बोल दो कि यार एक्चुअल बेड डेट हो गया मैं अभी अकाउंट फॉर कर देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। जब तक एक्चुअल बेड डेट नहीं होंगे आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं डालोगे। तो हमने जो डिस्कस किया, लेट मी जस्ट कंक्लूड, इसके बाद हम टैक्सेशन की बात करेंगे। टैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगली वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। बट आई एम सेइंग ये बहुत सारे केसेस हैं जहां पर क्या है आपको देखना है कि अकाउंटिंग इंटरिम पीरियड में करनी है नहीं करनी। एक लाइन में याद रखना, क्या ईयर एंड पे उसके लायबिलिटी बुक होती, अकाउंटिंग होती तो अभी कर देना, नहीं तो जरूरत नहीं है। बट कोई भी डिस्क्रिशनरी खर्चा है, कोई भी ओवरऑल वगैरह है, रिपेयर्स वगैरह है, डिस्क्रिशनरी डिस्काउंट है, ट्रेनिंग है, ऐसे खर्चे जरूरी नहीं है आप करो या ना करो, नहीं करोगे तो जरूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड कहता है आपको उनकी अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, तभी अकाउंटिंग करोगे जब वो एक्चुअल में इनकर होंगे। ठीक है जी।